वीडियो शुरू से ही वो क्या करना है। तुमने ये ऑटो ज्वाइन हेलो हेलो बेटा, ये Oppo A37FW के नाम से कौन है? आप अपने नाम से लॉगिन किया करो, क्योंकि पता नहीं चलेगा फिर कि ये कौन लॉगिन कर गया है। स्नेहा और नेहा के अलावा तीसरे कौन सा बंदा है जिसने लॉगिन किया है, वो खुद को रीनेम कर दे। बस 2 मिनट हो गए हैं। बेटा 10 बजे का मतलब 10 बजे है, आप लोग टाइम मत लगाया करो, क्योंकि 10 से 11 के बीच में ही बॉयज की भी क्लास लेनी है और गर्ल्स की भी। बेटा अभी खुद को म्यूट कर लो, क्योंकि आप लोगों के माइक्स की आवाज आ रही है। छह बालका ने बताया कर एक का जेठवाने का सही का से नहीं बताओ से ले दिया सर बालका ने। आप लोग ईयरफोन यूज कर लिया करो, जिससे कि साइड की आवाज ना आए कुछ। बेटा आप सारे अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो खुद को। लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो आ गया है ठीक है, कल से जिसका लेक्चर रह जाएगा अपने आप टाइम से आ जाएगा। खुद को म्यूट कर लो सारे के सारे, आपके माइक्स की आवाज नहीं आनी चाहिए। कोमल म्यूट करो, वर्षा खुद को म्यूट कर लो, जब लेक्चर स्टार्ट हो जाए तो म्यूट कर लो। कोमल म्यूट करो, आपका माइक ऑन है। ये Oppo A37F से कौन है? नेहा आप भी म्यूट करो बेटा। ओके स्टार्ट करते हैं। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस स्टडी किया था। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज। बेटा आपके माइक्स की आवाज आ रही है, बेटा म्यूट कर लो खुद को, फिर मेरे पास आवाज नहीं आएगी। ओके
किसी का कूलर वगैरह चल रहा है तो उसको ऑफ कर दो। म्यूट कॉल का ऑप्शन होगा ना। ओके, सब म्यूट हो गए हैं, अब ध्यान से सुनना। Yesterday we have discussed the topic conservation of charges. कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में हमने स्टडी कर लिया था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है वो हमारा वैलिड है, और उसके लिए हमने देख लिया था, एक एक्सप्लेनेशन दी थी बाय यूजिंग पार्टिकल पोजिट्रॉन। उस पर हम नहीं जाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हम यस्टरडे लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को स्टडी करेंगे हम। कूलम वाज अ साइंटिस्ट और उन्होंने एक लॉ दिया था, दैट लॉ इज नोन एज कूलम्स लॉ। जैसे कि आप लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था 6th यूनिट के अंदर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिलेटेड है। जैसे कि अभी हमने स्टडी कर लिया है कि आपके पास दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस है और नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो उस फोर्स की पॉसिबिलिटी है कि दैट कैन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। ये दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। अगर सेम टाइप के चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है लाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, जैसे Q1 है वो इस Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, या फिर Q2 है वो Q1 के ऊपर कितना लगाएगा, उस फोर्स का एक्सटेंट, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ दैट फोर्स, जो इस फोर्स का एक्सटेंट है या स्ट्रेंथ है, दैट इज कितनी स्ट्रेंथ होगी, क्या कितनी स्ट्रेंथ होगी उस फोर्स की, दैट वाज इनिशियली। बेटा पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है किसी की, आप अलग रूम में बैठा करो जब क्लास लो तब। इनिशियली इट वाज टोल्ड बाय द साइंटिस्ट टोल्ड बाय द साइंटिस्ट कूलम्स। कि कूलम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो ये दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2, या Q2 और Q1, Q1 कितना फोर्स लगा रहा है Q2 पे, Q2 कितना फोर्स लगा रहा है Q1 पे, जो ये इस फोर्स की स्ट्रेंथ है, दिस वाज टोल्ड बाय द साइंटिस्ट कूलम्स। एंड स्टडी उस जो फोर्स की जो स्टडी थी दैट वी विल इन डिटेल वी स्टडी इन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे कि क्या वो फोर्सेस थे, कितना उस फोर्स की स्ट्रेंथ थी, सारी डिटेल्स उन साइंटिस्ट ने कूलम्स लॉ के अंदर क्या की थी, मेंशन की थी। अब इस लॉ को आप कूलम्स लॉ भी बोल सकते हो, और इस फोर्स को क्या बोलोगे, कूलम्स फोर्स बोलोगे। अब इसके रिगार्डिंग जो लॉ था, उस लॉ की स्टेटमेंट ये थी कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट Coulomb's law states that if there are 2-point charge particles, if there are 2-point charge particles, the electrostatic force, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं बोल सकते हैं, इसलिए सीधा बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज इसका नेचर अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा proportional to the square of the distance between the two charges.
सबको ये दिख रहा है? अब मैं ऐसे कुछ बोलूं तो खुद को अनम्यूट करके आप रिप्लाई कर सकते हो। सपोज आपके पास एक चार्ज है यहाँ पे Q1, दूसरा चार्ज है Q2। अब इन दोनों को एक लाइन से क्या कर देते हैं, Q1 और Q2 दो चार्जेस हो गए हैं आपके। दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसके अलोंग अब देखो, उस पे बाद में आते हैं। जो सपोज Q1 और Q2 दोनों ही क्या है, सेम टाइप के चार्जेस हैं। हो सकता है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। तो जब सेम टाइप के चार्जेस होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होगा। जो Q1 है इस Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। आई होप आई एम क्लियर। क्योंकि इसको रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। अब ये Q2 है, ये Q1 है। Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों के बीच में रिपल्शन है, तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स होगा नहीं क्योंकि तो अट्रैक्शन हो जाएगा। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। आई होप आई एम क्लियर। क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। Q2 Q1 को रिपेल करेगा, Q1 Q2 को रिपेल करेगा। तो Q2 Q1 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, पुश करेगा, और जो Q1 है वो Q2 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये होगा दोनों की फोर्स की डायरेक्शन। Q1 और Q2 दोनों ही क्या है, अनलाइक चार्जेस है। एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है। तो ये Q1 है, ये इस Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और ये Q2 है, इस Q1 को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो आप देख लेंगे कि हम यहाँ पे ये लगा के चल रहे हैं कि बोथ द चार्जेस आर ऑफ लाइक चार्जेस, तो सो देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्शन होगा। अब देखते हैं जो सबसे मेन चीज है जो हमें यहाँ पे समझनी है, दैट इज, एक मिनट, हेमलता मैम, वॉइस इज नॉट क्लियर। एक बार लिख देना। अब देखो, जो ये फर्स्ट थिंग है जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जो ये फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का होगा या रिपल्शन का होगा, दिस फोर्स इज अलोंग द line joining the two charges. ये जो दोनों चार्जेस हैं आपके पास Q1 और Q2, इन दोनों को ये लाइन क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो जो फोर्स होगा वो हमेशा ही इस लाइन के अलोंग होगा। सेकेंड, ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, अपने आप को म्यूट ही रखना। एक दो और ऐड कर रहे हैं, उनको ऐड कर लेती हूँ एक बार। मेरे से पूछ लो, पहले नहीं पता जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। सपोज ये आपके पास Q1 है, ये दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच में लाइन है दैट इज जॉइनिंग द टू चार्जेस, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सपोज R है। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। और अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, वी विल गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हम लोगों ने सेम है जो हम लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर स्टडी किया था, दिस इज स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 से। इस रिलेशन से आप क्या समझते हैं, सपोज आपके पास जो Q1 चार्ज है वो 1 कूलम है,
और Q2 चार्ज है वो भी 1 कूलम है। तो यहाँ से जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका 1 into 1, दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। जैसे से आप चार्जेस का अगर मैग्नीट्यूड यहाँ से चेंज होगा कि सपोज Q1 को आपने इंक्रीज कर दिया 2 टाइम्स और Q2 को भी इंक्रीज कर दिया आपने 3 टाइम्स, इन दैट केस आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रोडक्ट के इक्वल है। तो 2 इंटू, इन दैट केस आपका जो फोर्स होगा वो कितने टाइम्स बन जाएगा, 6 टाइम्स बन जाएगा। तो ये हो गया जो रिलेशन है Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भी आप समझते हो कि F और R के बीच में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। R को अगर डिक्रीज करोगे तो F क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब आते हैं, आपको पता है कि जहाँ पे भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन देखते हो उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे, और रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमेशा हम वही पढ़ते थे, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट ही आएगा, उस कांस्टेंट को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये आपका कूलम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो आ गया कि जो कूलम्स लो है या कूलम्स फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज गिवन एज F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब बात करते हैं, ये जो K है, K को यहाँ पे क्या बोलेंगे, जैसे वहां पे हमारा ग्रेविटेशन के अंदर, तो वहां पे हमने बोला था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम K को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये भी स्टिल क्या है, एक कांस्टेंट ही है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इसकी जो वैल्यू है, K की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि कितनी होगी। तो अभी तक हमने स्टडी किया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये जो K है, इस K की वैल्यू डिपेंड करेगी कि सपोज ये 1 चार्ज है, दिस इज सेकेंड चार्ज Q2, तो Q1 और Q2 के सराउंडिंग, जो ये सराउंडिंग है उसके ऊपर क्या करेगी, K की वैल्यू डिपेंड करेगी। और आपको पता है सराउंडिंग को क्या बोलते हैं, हम सराउंडिंग को बोलेंगे मीडियम। तो K की वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करेगी कि Q1 और Q2 के सराउंडिंग में जो मीडियम है, उस मीडियम के ऊपर K की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ पे सराउंडिंग को अगर फ्री स्पेस ले ले, फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर और वैक्यूम, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होती है दोनों में वैल्यू। तो फ्री स्पेस के अंदर K की वैल्यू अगर CGS में हम देखें तो 1 होती है, और SI के अंदर अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर होगी 9। ये 10 है बेटा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये तो हो गई इसकी न्यूमेरिक वैल्यू। अब बात आते हैं इसकी यूनिट्स पे, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी। तो यहाँ से अगर हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से यहाँ से अगर K की वैल्यू निकालना चाहें तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी F इंटू आपका जो R स्क्वायर है वो ये F के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट वुड बिकम F R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, यही होगा। और आपको फोर्स की ऐसा यूनिट पता है, न्यूटन होती है, R इज डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। और जो चार्जेस हैं वो हो जाएगा चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम और कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जो K की वैल्यू आ गई वो आ गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ऐसा यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। I hope I'm clear, and this value is very important, this will be used in your numerical portion। अब बात करते हैं, तो हमने फाइनली लिख लिया कि F जो आपके पास कूलम्स फोर्स है दैट इज गिवन एज F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में 4 सॉरी F K1 Q2 ओवर R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये तो हमने देख लिया कि K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब एक्चुअल में इस K को हम लिखते क्या है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पे क्या F इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इस चीज को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से। तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब देखो बेटा, सबको क्लियर दिख रहा है स्क्रीन? बेटा ऐसे टाइम पे अनम्यूट करके
बता दिया करो। क्लियर है मैम स्क्रीन तो। ओके बेटा, देखो k की वैल्यू क्या लिखी है हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, ये एक ग्रीक लेटर है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये फ्री स्पेस के लिए हमने लिया है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एक मिनट बेटा, बेटा अभी वॉइस क्लियर है सबको? यस मैम। वर्षा आप क्लियर है? क्लियर मैम। सभी ओके क्लियर है मैम। ठीक है वर्षा, ओके। एब्सोल्यूट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट बिकॉज ये फ्री स्पेस के लिए लिख रहे हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाता है एप्सिलॉन और ये हो जाता है आपका मीडियम के लिए। अब यहाँ पे हम मीडियम फ्री स्पेस ही कंसीडर कर रहे हैं, एयर या वैक्यूम कर रहे हैं, तो ये होगा आपका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब ये होता क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वैसे बता देती हूँ कि किसी भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से कोई भी मीडियम ये बताता है, या फिर ये सपोज ये आपके पास दो चार्जेस है Q1 और Q2। अब ये Q1 इस Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा वो डिपेंड करेगा इस परमिटिविटी के ऊपर, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हो गया आपका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें समझना है। अब देखो k की वैल्यू अभी हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अगर सीधा ही हम लिख ले f इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ साथ साथ, F इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ से k की वैल्यू डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब सबसे पहले यहाँ से इसकी निकाल लेते हैं ऐसा यूनिट क्या होगी। अब ये तो कांस्टेंट है 4 पाई, तो ये तो सीधा ही हम क्या लिख लेंगे, फोर्स की ऐसा यूनिट इज न्यूटन। ये हो जाएगा आपके पास Q1 Q2 है तो ये हो जाएगा आपके पास C स्क्वायर, और ये आपके पास R स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गई एप्सिलॉन नॉट की क्या ऐसा यूनिट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये आपको पता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से इसको निकालते हैं तो k यहाँ पे आ जाएगा, तो इट वुड बिकम 1/4 पाई k। 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू k की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसको सोल्व करेंगे तो इट वुड बिकम 8 इंटू 8 5 इंटू 10 टू द पावर -12 यूनिट ये लगा देंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप आई एम क्लियर। तो दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दूसरी हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली है, ये कितनी आई है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब वैल्यू देखो, ऐसा यूनिट देखो यहाँ से है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब इसके बाद देखते हैं, हमने फाइनली जो कूलम्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड निकाला कूलम्स फोर्स का, वो हमारे पास आ गया k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और k की वैल्यू को अगर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स, दिस इज मैग्नीट्यूड। बट आपको पता है फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्षा माइक को ऑफ करो बेटा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों स्टडी, मैग्नीट्यूड तो हमने स्टडी कर लिया, अब डायरेक्शन भी स्टडी करनी है, तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कूलम्स लॉ को स्टडी करना पड़ेगा इन वेक्टर फॉर्म। स्क्रीन को खराब कर रहे हो बेटा।
ओके, अब नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को स्टडी करेंगे इन वेक्टर फॉर्म, सो दैट जो आपके पास कूलम्स फोर्स आया उसका मैग्नीट्यूड भी हम बता पाए, और कूलम्स लॉ को, अगर कूलम्स फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है सो दैट वी कैन गेट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उसके लिए अब हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब स्टडी करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओनली 5 मिनट्स है हमारे पास, बॉयज की भी क्लास लेनी है, तो ये थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ मैं आपके साथ। ये किसी ने मैसेज किया है, 1 मिनट। मैं सभी के माइक्स, बेटा आप लोग प्लीज इतना तो आप लोगों को पता है, एनटीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लेक्चर जब ले रहे होते हैं उस टाइम पे माइक्स ऑफ कर लेते हैं, तो आप लोग माइक्स को क्यों नहीं ऑफ कर रहे हो जब मैं पढ़ा रही हूँ? तो मैं यहाँ से ऑफ करूंगी, वो तो मेरे पास भी ऑप्शन है, जैसे अब आप स्क्रीन पे कुछ भी लिखते रहो नहीं आएगा, तो प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लो। माइक को ऑन तभी करो जब आपका कोई डाउट हो या मैं कुछ पूछूं। एनटीएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लास में लेती हूँ, बिल्कुल उनको ये पता है कि कब माइक को ऑफ करना है, कब ऑन करना है। अब स्टडी करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म आपको पता है, वेक्टर की जब भी बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे और डायरेक्शन की भी बात करेंगे। अभी भी 1-2 लोगों का माइक ऑन है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्टडी किया था, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और जेड। सपोज ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। ओरिजिन से इस, एक मिनट, ओरिजिन से Q1 तक का, Q1 तक के Q1 की पोजीशन, ओरिजिन से Q1 की पोजीशन को शो करने के लिए हम, बेटा माइक्स ऑफ कर लो, यहाँ पे इसको हम पोजीशन वेक्टर R1 से शो कर रहे हैं। ओरिजिन से Q2 की पोजीशन को शो करने के लिए पोजीशन वेक्टर, यहाँ से माइक्स ऑफ कर देना सकते हैं। R2 से हम क्या कर रहे हैं, R2 इज द पोजीशन वेक्टर, प्रियंका, कोमल, आप लोगों को बोलने के बाद भी बेटा समझ नहीं आ रहा है। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम सबके माइक्स ऑफ करवा दो। स्क्रीन, अब देखो ओरिजिन से Q1 की पोजीशन को शो करते हैं बाय अ पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है जो Q1 की पोजीशन शो कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन इज R1, यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2। अब क्या करते हैं, Q1 और Q2 को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं बाय अ लाइन। अब सपोज Q1 एंड Q2 दोनों ही सेम पोलैरिटी के चार्जेस है, मान लेते हैं दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो Q1 जो Q2 के ऊपर लगाएगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है, और Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल करने के लिए ये इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, पुश करेगा। तो यहाँ से आपके पास R1 क्या है, R1 है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे ही R2 है, वो भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है ऑफ Q2 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब जो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, Q1 इज अप्लाइंग फोर्स ऑन Q2, तो इसको आप क्या लिखोगे, फोर्स ऑन, ध्यान से समझना ये डिनोटेशन, फोर्स ऑन 2 बाय 1, फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, Q2 के ऊपर, और लगा कौन रहा है, फर्स्ट चार्ज, तो फोर्स ऑन 2 बाय 1, तो Q1 का जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये होगी और इसका नाम हम क्या लिखेंगे, 2 बाय 1। अब जो Q2 है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब इस फोर्स का नाम क्या होगा, इस फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन 1 बाय 2,
ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे अब वेक्टर से शो करेंगे। ठीक है, तो आपके पास F21 आ गया ऑन 2/1। अब आपके पास फोर्स है, फोर्स 1 2 की डायरेक्शन आपके पास ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में, तो दिस इज फोर्स ऑन 1/2। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस हो गए। अब अगर इस फोर्स को अगर हम लिखना चाहें, सपोज हम फोर्स 2/1, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड क्या था फोर्स का, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है, अब दिस वाज द मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना क्या है, वेक्टर फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे वेक्टर लगाया है, तो सिंपली पहले इसकी तरह इसको लिख लेते हैं। ये क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 r²। अब ये देखो F21 किसके अलोंग है, सपोज यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं A और इस पॉइंट को नाम दे दूं B, तो F21 की डायरेक्शन क्या है, दिस F21 इज अलोंग AB, मतलब इस डायरेक्शन में है, ना कि BA की तरफ है, तो इस यहाँ पे हम लिखेंगे अलोंग AB। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप F12 लिखते हो तो वो होगा सेम होगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r², बट ये किसके अलोंग होगा, इस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में, सपोज यहाँ से यहाँ है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, अलोंग BA, यही लिखोगे। अब देखो यहाँ से हमने F21 लिखा, F21 इज गिवन एज 1/4πε0 Q1 Q2 और r²। अब हमें अलोंग, हमने क्या लिखा था, अलोंग AB लिखा था, यही हमने डायग्राम बनाया था। ये आपके पास Q1 था, ये आपके पास Q2 था, और इधर जो फोर्स लग रहा था दैट इज फोर्स ऑन 2/1, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था दैट वाज फोर्स ऑन 1/2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये है आपके पास, इसको हम लिखेंगे F21। F21 की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, ये R1 था आपके पास और ये था R2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, F21 के अलोंग जो होगा दैट इज वेक्टर लीडिंग 1 टुवर्ड्स 2, तो इसको हम लिखेंगे R12। ठीक है, F12 की डायरेक्शन में क्या होगा, ये होगा फ्रॉम 2 टुवर्ड्स 1, तो इसको हम लिखेंगे R21। तो ये आपके पास होगा R12। तो यहाँ पे हम जो रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करते हैं दैट इज शोन बाय द यूनिट वेक्टर, तो आपको पता है अगर हम यूनिट वेक्टर इसका लिखना चाहें, सपोज r डिस्टेंस है, इसके लिए यूनिट वेक्टर अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो क्या होगा, फुल वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में, फोर्स की इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, R12 के, R12 इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी R12 और इसके लिए यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब F21 है उसको हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r²। अब यूनिट वेक्टर को आप रिप्लेस करोगे, यूनिट वेक्टर को आप रिप्लेस करोगे बाय फुल वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो यहाँ पे R12 फुल वेक्टर लिखोगे, R12 के लिए ये हो गया फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो यहाँ पे भी R12 ही लिखोगे, और यहाँ पे एक पहले से है तो ये बन जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R12 का क्यूब। चाहे तो आप यहाँ पे यहाँ पे लगाना चाहो वेक्टर लगा दो, अदरवाइज अंडरस्टूड है कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, R12। अब इस R12 को अगर मैं ट्रायंगल लो आपने पढ़ा था उससे अगर मैं लिखना चाहूँ तो R12 को आप क्या लिखोगे, R2 माइनस R1। ठीक है, इसी तरीके से R21 को क्या लिखोगे, R1 माइनस R2। तो इसको आपका जो फाइनल स्टेप होगा दैट मीन्स कूलम्स फोर्स या फोर्स on charge 2/1 it is given as 1/4πε0
Q1 Q2 और मल्टीप्लाइड बाय इस R1 2 को क्या लिख सकते हो, R2 माइनस R1 लिख सकते हो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो R2 माइनस R1 और डिवाइडेड बाय, इसको भी आप लिख सकते हो R2 माइनस R1 और ये हो जाएगा आपके पास Q। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, R12 के लिए भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके पास F12, दिस इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे R2 माइनस R1 था, अब बस कुछ मत करो, यहाँ पे R1 कर दो और यहाँ पे क्या कर दो, R2 कर दो, तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2 इसका क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे R2 माइनस R1 था तो इसको रिप्लेस करोगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास R12 है, तो जब 12 के लिए लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R21 आ जाएगा, और R21 को क्या लिख सकते हो, R1 माइनस R2, तो यहाँ पे सिंपली लिख दो R1 माइनस R2। तो आई होप आई एम क्लियर। फाइनली आप ये कर सकते हो कि जो आपका फोर्स है F21 वो इक्वल होगा किसके, माइनस ऑफ F12 के, क्योंकि R21 और R12 का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या लिख सकते हो, R21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12। तो ये आपको देखना है। ये था आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। बॉयज के जो लेक्चर है उसका टाइम हो गया है, अब खुद को अनम्यूट कर लो और अब बताओ प्रॉब्लम क्या रही। तमन्ना क्लियर है? क्लियर है मैम। सपना? यस। स्नेहा? यस मैम। हेमलता? नोट्स भेज दूंगी, एक बार कल से फिर से रिवाइज करा दूंगी क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर था, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये वेक्टर फॉर्म समझना है। अगर नहीं समझ आया तो कल एक बार फिर से कर लेंगे इसको। वर्षा क्लियर है? यस मैम। थोड़ा सा एक बार आप बुक में स्टडी करोगे क्योंकि हम लोगों ने पहली बार लेक्चर लिया है, तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हो आपको, तो एक बार बुक से देख लेना अभी लेक्चर खत्म होने के बाद। अगर नहीं समझ आता है तो कल एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे वेक्टर फॉर्म का, ठीक है? अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं, कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बेटा? सिर्फ 13 गर्ल्स ने ही मीटिंग अटेंड की है, स्टिल कुछ गर्ल्स हैं जो रह गई हैं। नेक्स्ट टाइम अपना 10 बजे मतलब 10 बजे आप लोग मतलब लाइव आ जाना। ये नहीं कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी आपको म्यूट अनम्यूट करना पता चल गया है, किस टाइम म्यूट करना है किस टाइम अनम्यूट करना है, ठीक है बेटा? थैंक यू। ओके। पहले मीटिंग ज्वाइन